पार्ट टाइम जॉब डेफिनेटली अगर आपको अपनी फील्ड में मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो रुकना नहीं है और शर्म नहीं करना। और एक हमारे मुआशरे का या हम जवानों का, पाकिस्तानी नौजवानों का ये मसला वहाँ पे होता है, एटलीस्ट जब हम वहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं, हम बैचलर्स में होते हैं, कि शर्म जो एक होती है ना, शर्म, काम में शर्म, वो जो है ना, वो यहाँ आके जैसे ही आपने कदम बाहर रखना है ना फिनलैंड की ज़मीन पे, वो ख़त्म। सोच होनी चाहिए कि जी मैं जा रहा हूँ तो 6 महीने मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैंने सरवाइव करना है, तो मेरे पास जो पैसे होंगे उन पे ही करना है, ये माइंड में रख के आना है। एज अ रिसर्च इंजीनियर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अस्सलाम एंड हेलो टू एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फिनलैंड की स्टोरी सी सीरीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस हवाले से आज हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद हैं, मलिक, अदनान, महमूद, मजोका साहब। तो इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, कब ये फिनलैंड आए, कैसी इनकी जर्नी रही, क्या करते हैं आजकल ये। तो मजोका साहब, सबसे पहले वेलकम। अगर आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें ऑडियंस को, फिर आगे चलाते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आपकी ऑडियंस को, और आपका भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा टाइम दिया। अच्छा, मेरा नाम जैसे कि शुएब भाई साहब ने बता दिया है कि अदनान मजोका है, और मैं सरगोदा से हूँ। बेसिकली सरगोदा से आगे एक गांव है हमारा छोटा सा, वहाँ से हूँ। मैंने बैचलर्स किया है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूईटी टेक्सला से। फिर उसके बाद मैं 2016 में फ़िनलैंड आया मास्टर्स के लिए, और मेरा मास्टर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मेजर इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। फिर उसके बाद मैंने पीएचडी स्टार्ट की, जो कि डिफेंस मेरा हो चुका है, बस एक कोर्स रहता है कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद ही साथ ही मुझे, कंप्लीट तो नहीं हुई थी लेकिन डिफेंस भी नहीं हुआ था, मैंने थीसिस लिख लिया था, तो उसी दौरान ही मैंने एक जॉब अप्लाई की। एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी R&D डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्च इंजीनियर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ मैं आया था 2016 में, 2016 से 2018 तक मेरा मास्टर्स है। फिर 2019 के जनवरी से 2021 के अप्रैल तक मेरी पीएचडी है। फिर 2021 अगस्त से मैं ये जॉब कर रहा हूँ। मतलब अभी डॉक्टर नहीं कह सकते आपको हम? तकरीबन 90% डॉक्टर कह सकते, तकरीबन डॉक्टर कह सकते। चलें, ठीक। अच्छा जी, मजोका साहब ने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, इनसे आगे पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि कैसी रही फिनलैंड में इनकी जर्नी। तो मजोका साहब ज़रा बताएं कि आप जब यहाँ पे आए हैं ज़ाहिर पढ़ाई के लिए, तो साथ साथ आपने फिर अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज करना था, पढ़ाई भी साथ साथ चलानी थी। तो कैसा ये पीरियड रहा, कैसे चलाया आपने पढ़ाई को और ये जो सारी लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने वाली चीज़ है इसको? अच्छा, जब हम पाकिस्तान छोड़ते हैं तो काफ़ी सारे शौक़ हमें उसी टाइम ही लग जाते हैं। जब आप घर से गाड़ी में बैठते हैं ना, तो पहला शौक़ आपको वही लग जाता है। आप पहले तो आपकी बड़े आप एक्साइटेड होते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम आप घर का दरवाज़ा छोड़ते हैं और गाड़ी में बैठते हैं कि मैं फ़िनलैंड जा रहा हूँ, तो उस टाइम पहला शौक़ आपको वो लगता है कि जी फैमिली को अल्लाह हाफिज़ कह दिया। और वो अल्लाह हाफिज़ ये नहीं है कि आपने बस कुछ चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, वो शायद पूरी ज़िंदगी के लिए है, और अगर आप दोबारा वापस जाएंगे तो वो चंद हफ्तों के लिए ही जाएंगे। पहला शौक़ वो होता है आपका। और फिर जब आप लैंड करते हैं, साथ ही आपकी मेरे ख्याल में मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, और वो रिलेटेड वही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग और ज़्यादातर लोग जो बाहर आते हैं स्टडी वीज़ास पे, वो इतने वेल ऑफ नहीं होते, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो पहले शौक़ यही होता है कि भैया आपने कमाना है, आपने कमाना है, अपने लिए भी कमाना है, और कुछ ना कुछ आपने अपने घर को भी भेजना है, उनको भी चलाना है साथ। तो हम जब आए थे उस टाइम ये एक अच्छी चीज़ थी कि एजुकेशन फ्री थी। तो मसला सिर्फ यही था कि आपने जो अपना खर्चा निकालना है वो कमाना है, और फिर जो कुछ थोड़ा बहुत आप घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जर्नी काफ़ी मुश्किल थी शुरू में, क्योंकि उस टाइम जॉब की हालात तो अभी भी बड़ी ख़राब हैं, लेकिन उस टाइम 2016 में काफ़ी सारी जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, जैसा कि डिलीवरी वगैरह की काफ़ी सारी जॉब्स हैं, वो नहीं थी।
क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म ही नहीं थे, कुछ थे लेकिन वो बहुत लिमिटेड थे, कुछ सिटीज़ में थे। तो उस वजह से वो एक तो ये है कि आपकी और फील्ड थोड़ी कम हो जाती है कि आपने जहाँ पे जॉब सर्च करनी है, वो ज़्यादातर उस टाइम थी कि आपने एड्स डिलीवरी करनी है या आपने न्यूज़पेपर डिलीवरी करनी है। तो एड्स भी डिलीवर किए हैं, 1 महीना वो भी डिलीवर किए थे, 1-2 रात न्यूज़पेपर भी डिलीवरी की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर फूड डिलीवरी, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो एलीट जॉब समझी जाती थी उस टाइम, और अब भी मेरे ख्याल में शायद समझी जाती है, वो थी फूड डिलीवरी। तो वो मिल गई। फिर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा सिस्टम चल पड़ा कि आप खुद भी अपना भी चल पड़ा, जो आपने खर्चा करना है अपना रहने का खाने का वो भी इजीली चल पड़ा, और जो पीछे भी आप सपोर्ट कर सकते थे वो किया। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि फिर रूटीन बड़ी टफ हो जाती है। एक आपकी स्टडी है, फिर आपकी वो पार्ट टाइम जॉब है, फिर आपका अपना खाना पीना भी है, और इस सारे के दौरान जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्टर्ब होती है वो क्योंकि आप दिन में तो आप सुबह आप वो अपना स्टडी आपको जो भी लेते हैं वो आप जाएंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे, जॉब का भी एक टाइम है वो आप कर लेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब होती है, जो सबसे बड़ा शौक होता है, वो ये होता है कि आपका अपनी ऊपर जो आपकी सेहत है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी खाने पीने की कोई रूटीन नहीं रहती, फिर आप अकेले होते हैं, खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती, आप इतना थके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर एट द एंड वो एक वो कहते हैं ना छोटी सी चिंगारी होती है, वो फिर बड़ा लावा बन जाता है और वो होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर साथ ही उस दौरान ही मेरे ख्याल में वो 6 महीने का आप अगस्त में आते हैं, आप समर में आते हैं, और फिर वो फेज एंटर हो जाता है आपका विंटर में। और विंटर यहाँ का वैसे ही बड़ा डिप्रेसिंग है, क्योंकि ये एक तो लंबा है, फिर डार्क है। तो ओवरऑल मिला लें तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के काफ़ी ही टफ टाइम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पार्ट टाइम जॉब भी चल गई, और फिर आप अपनी स्टडी भी साथ साथ कैरी की, और वो सारी चीज़ें तकरीबन 2 साल के अंदर जब कंप्लीट हुई डिग्री, तो उसके साथ ही अल्लाह ने वो करम किया कि एक रिसर्च जॉब जो है वो मिल गई। ठीक है। मजोका साहब ने अपनी पूरी जो है ना, आई थिंक कोई 6-7 साल की जो जर्नी है वो बताई है कोई 4-5 मिनट के अंदर। तो ये बातों में कई दफ़ा चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ी आसान लगती हैं जब बंदा बता रहा होता है। तो मुझे श्योर है कि मैं भी अपने उस जोन में चला गया जब ये सारी बातें हो रही थी, तो आप भी अपने जोन में चले गए होगे कि वो टाइम था और आपका टाइम है। और ख़ास तौर पे जो अभी मेरे ख्याल से आ भी रहे हैं लोग, या जो अभी न्यू आए हैं, उनके लिए भी आई थिंक इसमें यही मैसेज है कि टफ टाइम आता है, लेकिन आपने उसमें पेशेंस रखना है और चीज़ों को चलाते जाना है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आपके एंड पे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पेशेंस इज़ द की। वो आप किसी भी काम में आप जाएं, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल जॉब है, या चाहे आपकी स्टडीज़ हैं, या चाहे आपकी कोई पार्ट टाइम जॉब्स है, और फिर आप फैमिली से इतना दूर होते हैं, तो होम सिकनेस भी है, और फिर ये बाकी सारी मुश्किलात भी हैं। तो ये कि थोड़ा कायम रहे, हौसला रखें। हौसला रखें और घबराना नहीं है, आप निकल जाएंगे। ठीक है। तो मजोका साहब, आपको तकरीबन 6 साल हो गए हैं यहाँ पे प्रोफेशनली काम करते हुए, एकेडेमिया में भी और फिर आगे इंडस्ट्री में भी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे रिसर्च में भी जॉब करने का और फिर इंडस्ट्री में जॉब करने का? पहले तो मेरे ख्याल में हम ये देख लेते हैं कि जो एकेडेमिया है और इंडस्ट्री है उसमें फ़र्क बेसिकली क्या है। तो उसको थोड़ा मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक थोड़ी जो मेरी समझ में जो थोड़ी चीज़ आई है वो ये है कि एकेडेमिया में बेसिकली आपका ज़्यादातर थ्योरेटिकल वर्क है, और आप रिसर्च कर रहे हैं। ज़्यादातर जो एकेडेमिया में जो जॉब्स होती हैं जब आप मास्टर्स के बाद जाते हैं, तो वो ज़्यादा रिसर्च रिलेटेड ही होती हैं। आप रिसर्च असिस्टेंट जाते हैं, या फिर आप डॉक्टर रिसर्चर, और यहाँ पे ये जॉब ही कंसिडर होती है फिनलैंड में। जो डॉक्टर रिसर्चर है वो आपकी डिग्री प्लस आपकी वो जॉब है। तो ये है कि वो आपकी जॉब है, तो आप ये देखें कि उसमें और इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है। और जो डॉक्टर या रिसर्च असिस्टेंट आप जॉब्स कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपका ज़्यादातर वर्क जो थ्योरेटिकल है, और जो आपकी सैम्पलिंग बेस्ड भी है वो भी आपकी बहुत ही थोड़ी होती है, कि आप कोई रियल प्रोडक्ट आप जनरेट नहीं कर रहे। इंडस्ट्री है उसमें आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो आपकी रिसर्च है,
जो आपने एक थोड़े स्केल पे की थी, उसको आपने एक बड़े स्केल पे आपने कस्टमर को सोचना है और उसकी एप्लीकेशन सोचनी है कि जी ये किस एप्लीकेशन में जाएगी, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी टेस्टिंग्स होती हैं फिर। तो ये है कि जब आप रिसर्च का माइंडसेट होता है आपका, तो आप उसको लेके ना सिर्फ कंपनीज में, इंडस्ट्री में जाके उसको R&D डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बल्कि कंपनीज और सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी या लोकल कंपनीज भी, जो छोटे लेवल पर भी कंपनीज होती हैं, हर कंपनीज के प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप लोग इंडस्ट्री वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट में भी फिट हो सकते हैं, एप्लीकेशंस के डिपार्टमेंट में भी फिट हो सकते हैं, और थर्ड होता है टेस्टिंग के जो होते हैं डिपार्टमेंट्स, कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है उससे पहले उसके काफ़ी सारे जो IP लेवल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, रिलायबिलिटी टेस्टिंग्स होती हैं। तो ये तीनों फील्ड्स आपके सामने फिर ओपन होती हैं, आप इन 3 फील्ड्स में भी जॉब कर सकते हैं। मतलब जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों ऑप्शंस के लिए अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि रिसर्च में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑफ कोर्स आप उसको भी अवेल कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिसर्च में काम किया तो क्या इंडस्ट्री के दरवाजे फिर आपके लिए बंद हैं या। ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये इनकरेज करता हूँ कि आप जब आएँ, और आपने डेफिनेटली पहले तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी डिग्री है, उस डिग्री के साथ आपकी प्रायोरिटी वो हमेशा पार्ट टाइम जॉब ही होती है। तो पार्ट टाइम जॉब डेफिनेटली अगर आपको अपनी फील्ड में मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो रुकना नहीं है और शर्म नहीं करना। और एक हमारे मुआशरे का या हम जवानों का, पाकिस्तानी नौजवानों का ये मसला वहाँ पे होता है, एटलीस्ट जब हम वहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं, हम बैचलर्स में होते हैं, कि शर्म जो एक होती है ना, शर्म, काम में शर्म, वो जो है ना, वो यहाँ आके जैसे ही आपने कदम बाहर रखना है ना फिनलैंड की ज़मीन पे, वो ख़त्म। कि भाई कोई भी पार्ट टाइम जॉब आपको मिले तो वो आपने लेनी है, वो आपने अपना वो स्टडी टाइम पूरा करना है। साथ ही आप सबसे अब तो जब हम आए थे उस टाइम इतनी वो पेड थीसिस नहीं होते थे मास्टर्स के। अब काफ़ी सारी कंपनीज भी कोऑपरेट कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कि पेड थीसिस वो देती हैं, और यूनिवर्सिटी की अपनी भी काफ़ी अच्छी फंडिंग हो गई है। तो आप कोशिश करें कि आपको पेड थीसिस मिले, नहीं मिलता तो फ़ौरन अपना थीसिस पकड़ें। आपका जब भी आपके कोर्सेज पूरे होते हैं, मेरे ख्याल में 60-70 क्रेडिट्स पूरे होते हैं, साथ ही अपना थीसिस पकड़ें, उसको वो चाहे वो पेड है अनपेड है वो कंप्लीट करें। और जिसके साथ आप थीसिस कर रहे हैं वो अगर पेड है तो ठीक है, नहीं पेड तो उसको आप ये माइंड में रखें कि जी अगर इंडस्ट्री में आपको नज़र आ रहा है कि जी मेरी फील्ड में जॉब नहीं है और जॉब मुश्किल से मिल रही है, तो आप ये सोचें कि मैं किस तरह इस अपने जो आपका मास्टर थीसिस है उसमें जो आपका रिसर्च वर्क है उसको लेके मैं डॉक्टरल स्टडीज की तरफ लेकर जा सकता हूँ कि नहीं। जो आपका मास्टर थीसिस का सुपरवाइजर, आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो जाना चाहिए कि वो आपको कंसिडर करे कि जी ये मेरा ये रिसर्च वर्क, अगर वो रिसर्च वर्क छोटा है, ख़त्म हो जाता है सिर्फ मास्टर थीसिस तक की, तो आप उसके बाकी रिसर्च जो ग्रुप्स हैं उसको भी फोकस में रखें कि जी यहाँ नहीं तो शायद इधर चांस बन जाए। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि जी इंडस्ट्री में जाना है और वही जॉब ढूंढनी है, तो मैं तो यही कहता हूँ, मेरा मशवरा भी यही है कि रुकना नहीं है। इंडस्ट्री, सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं फोकस करना, जो मिलता है वो चाहे डॉक्टरल स्टडीज़ है, वो चाहे इंडस्ट्री है, फ़ौरन जंप करें। और लोग कहते हैं कि जी अब आप PhD कर लेते हैं तो आपकी फील्ड बहुत ही छोटी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टरल जो थीसिस होते हैं वो एक बड़ी फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, वो एक स्पेसिफिक एक आपका वो होता है रिसर्च पॉइंट, एक छोटी सी फील्ड होती है। आप उस प्रोडक्ट को या आप उस एक थियोरेटिकल चीज़ को अप्रूव करने लगे होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि जी इसके बाद तो अब और ही नैरो हो गया काम, तो शायद इसके बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं। और यहाँ पर फिनलैंड में तो और भी मतलब लोगों का ये एक फिनिश जो लोग हैं उनका ये माइंडसेट होता है, और ये वो जो मैंने देखा भी है कि लोग फील्ड स्विच करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि अपने टेक्निकल फील्ड में रहते हैं, बल्कि वो जंप करके वो मैनेजरियल पोजीशंस में भी चले जाते हैं, और वो लोग इजी फील करते हैं कि जो टेक्निकल फील्ड है उसको छोड़ के वो मैनेजरियल, और ये बड़ा इजी होता है यहाँ पे स्विच करना, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड हो गए हैं, तो सबसे बड़ी की है यहाँ पे जो फिनलैंड में जॉब करने की या रिसर्च करने की या फिनिश लोगों के साथ काम करने की, कि आप
कितनी अच्छी इनपुट देते हैं। और ये नहीं कि आपने वो जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर में है कि आप आउट ऑफ द वे जाके आप एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करते हैं, आप सुबह 8 से रात 12 बजे तक, 1 2 बजे तक आपका काम ही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो एक अच्छा है कि बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत ही अच्छा मैनेज होता है, वो चाहे इंडस्ट्री हो चाहे एकेडेमिया हो। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे एचआर के कंपनीज में रूल्स होते हैं कि जी आप एक खास हद है उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हर मंथ। वो एवेल्युएट करते हैं कि जी, क्योंकि यहाँ पे एप्स होती हैं, आपने उसमें अपना वर्क आवर्स वो एंटर करने होते हैं कि जी आज मैंने इतने आवर्स काम किए। तो वो एवेल्युएट करते हैं कि जी ये इस बंदे ने एक्स्ट्रा काम किया है, इस महीने 30 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो वो आपको एचआर फौरन बोलेगा कि जी आप ये आपके इतने आवर्स पड़े हैं, आप ये डेज ऑफ लें, आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें या आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें स्पेंड करें। और एक और अच्छी चीज़ जो मुझे अभी एक और चीज़ याद आई है कि यहाँ पे हर वीक में अक्सर कंपनीज, अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है कि आपको वो 30 मिनट से 1 घंटे का जो वर्किंग टाइम है वो आपको देते हैं कि जी आप इसको बेशक आप उसमें सिस्टम में ऐड कर दें कि जी मैंने काम किया है, लेकिन आप इसको एक्सरसाइज पे वो करें। एक वीक में 1 घंटा, मतलब यहाँ पे तकरीबन 37.5 से 38 घंटे होता है, उसमें 1 घंटा आपको वो देते हैं कि जी ये आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे लगाएं। वो चाहे आप किसी हॉबी में लगाएं या कोई नया कोर्स सीखें या कोई नई स्किल सीखें या कोई एक्सरसाइज करें। तो मतलब ये जो कहा जाता है कि फिनलैंड में वर्क लाइफ बैलेंस है, वो खाली बात नहीं है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आती है कंपनीज के अंदर के हमने एम्प्लॉय के ऊपर या जो भी हमारे साथ काम कर रहा है उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना कि वो बंदा बर्न आउट हो जाए और जो हमने फिर काम लेना है इससे वो हम ना ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोचते हैं। और फिर ये भी मैंने देखा है कि चलो हम तो वो आए हैं ना कि हम वो हमारे एक खमीर में है कि हम ना नहीं बोल सकते। जो पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तानी भी और मेरे ख्याल में बाकी एशियन जो हमारे कोलीग्स भी हैं वो देखे हैं, चाहे श्रीलंका से भी हैं मेरे कोलीग्स, बांग्लादेश से भी हैं, और मेरे अपने पाकिस्तानी दोस्त भी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, और बाकी भी जो नेशनलिटीज़ देखी हैं जो एशियन, वो चाइनीज़ भी हैं। तो ये है कि हम ना नहीं बोल सकते। और ये सबसे बड़ा इशू है कि कोई भी काम हमें बोला जाता है, वो चाहे आप यहाँ से ज़्यादातर जो काम का होता है ड्यूरेशन सुबह 8 से 4 होता है या सुबह 9 से 5 होता है। तो अगर आपको कोई काम, मतलब वो आपको ये नहीं बोलेगा इस नीयत से, आपका सुपरवाइज़र आके बोलता है कि कोई आप 9 बजे आपने काम शुरू किया, आप 4:45 पे आपको बोलता है कि जी ये काम है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप आज बैठ के ये काम खत्म करो, वो जस्ट आपको नोटिफाई कर रहा है कि ये काम आ गया तो आप नेक्स्ट डे, वो नहीं बोलेगा भी नहीं। एक ये है कि फिन्स ज्यादा नहीं बोलते, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते, आपको काम बताएंगे और आप समझेंगे। और हमारे वो कल्चर में भी है, हमारी नेचर में लग जाऊं। हाँ, अभी मैं ये काम अभी खत्म करके जी ये 8-9 बजे तक खत्म करके ये इम्प्रेशन बिल्ड पॉजिटिव। तो ये मेरे ख्याल में अक्सर नेगेटिव जाता है कि आप अगर आवर्स जो ज्यादा लगा रहे हैं, वो यही समझते हैं कि आपकी यहाँ पे एक ये माइंडसेट है कि आपका जो बॉडी है वो डिजाइन हुई है 8 घंटे काम करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और इसमें भी ये फिन्स जो हैं वो उसमें भी काफी सारी कॉफी ब्रेक लेते हैं, और फिर वो उनका आधा घंटा एक लंच टाइम भी होता है। बिल्कुल, इस सब को मिला के वो ये काम 8 घंटे करते हैं। तो जी मजोका साहब से हमने इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी जान लिया है, इनकी जर्नी भी काफ़ी आप लोगों के साथ इन्होंने शेयर कर लिया है। तो आजकल भी काफ़ी मजोका साहब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग फिनलैंड आने के बारे में कि और कोई ऑप्शन है या फिनलैंड ही है। तो उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि करंट सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, फिनलैंड की ऑप्शन को परसू करना चाहिए या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें उनको परसू करना चाहिए। पहले हम ज़रा जो सिंगल छड़े एप्लीकेंट हैं उनके लिए देख लेते हैं कि उनको किस सिनेरियो में फिनलैंड की जो ऑप्शन है ना वो बेहतर उनके लिए है। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं। तो मेरे ख्याल में हम इसको ना केस वाइज कर लेते हैं ना, इसको डिवाइड। ठीक है, जैसे एक सिंगल पर्सन है और उसका सिर्फ एक मोटिव है कि जी मैंने पाकिस्तान छोड़ना, मैंने पाकिस्तान से निकलना है। काफ़ी सारी मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। तो लोगों का ज़्यादा यही है कि जी निकलना है, और उसमें ज़्यादातर इकोनॉमिकल रीजंस होती हैं।
तो अगर तो वो लोग जो पुश कर रहे हैं कि जी बस निकलना है, तो उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे एक कोर्सेज होते हैं जैसे कि कुकिंग वगैरह हो गई, उनके वो कोर्सेज फ्री भी हैं मेरे ख्याल में, कुछ और कुछ पेड भी हैं, और वो ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं कोर्सेज, तो वो उन ऑप्शंस को देख सकते हैं। और लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर मतलब इंजीनियर्स हैं जो जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, उनके पास बैचलर्स की डिग्रीज हैं, वो मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं और वो अपनी फील्ड में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो चाहे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो चाहे जॉब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 4 साल 5 साल जितने साल भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी ही फील्ड में जाएं, अपनी ही फील्ड में मास्टर्स करें। तो उसके लिए फिर आगे फर्दर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें। स्कॉलरशिप्स अभी तक काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं, रैपिडली चेंज हो रही हैं कि हमने लिमिट करने हैं, बंदे कम आए, तो उसको लेकर वो स्कॉलरशिप के ऑप्शंस कम कर रहे हैं। तो उस वजह से अब कोर्सेज की फ़ीस जो 100% है वो 12,000 से 15,000 वेरी कर रही है। तो अगर तो आप सिंगल हैं और आप वेल ऑफ हैं, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आप अफोर्ड कर सकते हैं 12 से 15,000 यूरो एक साल की फीस, प्लस आप उसको सेकेंड ईयर के लिए भी ऐड करें, और आपने 2 साल में डिग्री कंप्लीट करनी है। अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं करते, एक और आप सेमेस्टर लगाते हैं, 2.5 साल में जाते हैं, तो आपने उसके भी 6,000 7,000 अपने माइंड में रखने हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 35,000 यूरो। प्लस फिर आप उसको, ये मैं बात कर रहा हूँ 100% फ़ी की, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला, आप ये 30 से 35,000 ये हो गया, प्लस आपने 6,720 यूरो अपना साल का एक्सपेंस शो करना है गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड को कि जी मैं ये मेरे पास मौजूद है, ये साल के जो एक्सपेंसेस हैं उस बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। फिर आप उसको ये 35,000 में वो 6,000 7,000 ऐड कर दें, ये तकरीबन कोई 42,000 यूरोस पे बात पहुंच जाती है। फिर आपने जाना है जनाब अबू धाबी। फिनलैंड की अभी एम्बेसी ओपन हो चुकी है, लेकिन वो अभी प्रोसेस नहीं कर रहे वहाँ पे वीज़ा, तो आपने अबू धाबी जाना है, और अबू धाबी का खर्चा तकरीबन आप 1,000 से 2,000 यूरो साइड पे रख दें वो भी, तो ये बात चली जाती है 44,000 यूरो। फिर आपने यहाँ पे आना है, अगर आपका वीज़ा लग जाता है फिर आपने यहाँ पे आना है, उसमें आप 1,000-1,500 यूरो आप टिकट का लगा लें। फिर आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स नहीं है, लेकिन ये माइंड में आपके ये सोच होनी चाहिए कि जी मैं जा रहा हूँ तो 6 महीने मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैंने सरवाइव करना है, तो मेरे पास जो पैसे होंगे उन पे ही करना है। ये माइंड में रख के आना है कि वो मेरी ये सोच है कि आप हमेशा वर्ष को कंसीडर करें, तो फिर आपको वो अगर उससे थोड़ा कम मिलता है तो वर्ष से थोड़ा बेहतर मिलता है तो आपको थोड़ी खुशी होती है, सुकून में रहता है बंदा। तो वर्ष कंडीशन को आपने माइंड में रखना है कि जी 6 महीने मुझे जॉब नहीं मिलनी, 6 महीने का खर्चा तकरीबन आप वो जो सेम वो 6,720 यूरो है वो 6 महीने का ही खर्चा है, वो वैसे साल में है, लेकिन आप उसको रखें कि आपके पास 6,000 यूरो आपके पास हो, आप साथ लेकर आए, क्योंकि हाउसिंग की कंडीशंस भी अब बड़ी मुश्किल हो रही हैं, फिर जॉब्स भी नहीं होंगी, फिर महंगाई भी काफ़ी हो गई है, तो ये बात तकरीबन 50 से 52,000 यूरो तक पहुंच जाती है, और अभी आज के यूरो के रेट के हिसाब से ये तकरीबन कोई 1.5 करोड़ तक की बात है। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा अगर आपके पास 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन है या 50% स्कॉलरशिप का ऑप्शन है तो सारे एक्सपेंस को हाफ कर दें, और फिर भी रीजनेबल शायद बन जाए। अगर आपके पास 50% भी होता है तो गो फॉर इट, बहुत अच्छा ऑप्शन है फिनलैंड। और ये सारी नॉर्डिक नेशंस, वो चाहे ये फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इनका लिविंग लाइफस्टाइल, इनका वो पीसफुल इन्वायरमेंट, कोई चोरी कोई चकारी, कोई वो वायलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई इतना खास रेसिज्म भी नहीं है, तो गो फॉर इट। इसी को हम जोकर साहब अगर कन्वर्ट करें आप फैमिली पे, लेट्स से मियाँ बीवी हैं, साथ एक आधा बच्चा है, तो अब उस केस में क्या ऑप्शन होनी चाहिए उनके पास कि कौन सा सिनेरियो हो तो वो सिलेक्ट कर लें। एक तो ठीक है जो आपने वेल ऑफ बता दिया कि अगर तो आप बहुत वेल ऑफ हैं, आपको कोई मसला ही नहीं है ना पार्ट टाइम जॉब का, आपको यहाँ पे आके कोई टेंशन होगी,
ना आपको ट्यूशन फी की प्रॉब्लम है, फिर तो मेरे ख्याल से जितनी भी अमाउंट हो, जितने भी बंदे हो, वो इशू ही तो कोई नहीं। आप तो उस कैटेगरी से निकल जाते हैं जिनके लिए मे भी हम बात कर रहे हैं, हम्म। नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग ताल्लुक रखते हैं। तो फैमिली के केस में क्या ऑप्शन देखनी चाहिए फिर? फैमिली में भी इसी तरह ही, वो आप एक बंदे का एक्सपेंस हमने लगा लिया है जैसे, फिर उसमें आप ऐड कर दें आपकी वाइफ है, उसमें आपको तकरीबन 9-1 हज़ार यूरो, कोई 8,500 यूरो आपने वो शो करने होते हैं। फिर उसके बाद आपका बच्चा है, उसके भी तकरीबन 5,000 से 4,000 यूरो होते हैं, आप वो भी ऐड कर लें। वो आपने जो बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, ये नहीं कि आपने वो, और अब ये भी है कि सिर्फ शो करनी है और निकाल नहीं लेने। जब तक आप फिनलैंड में एंटर नहीं हो जाते, आप यहाँ पे सेट नहीं हो जाते, उसके बाद कोई 2-3 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं हो जाते, तो आप फिर वो पैसा निकलवाएं। और बेहतर तो यही है कि जिस चीज़ के लिए आपने वो स्टेटमेंट में वहाँ पे शो करवाए हैं, हाँ, जिस तरह मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिलीज को यस जो बैंक स्टेटमेंट्स वो बनाने का और शो करने का, तो ज़्यादातर लोग वो निकलवा लेते हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे केसेस यहाँ देखने में आए हैं कि वो आपने बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको भी वो भी मांग लेते हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, तो उनको भी शो करवानी है। तो जो पैसे वो लिखे हुए हैं शो करवाने के, वो हकीकतन आपका उतना ही खर्चा है वो साल का। तो आप वो माइंड में रखें, अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं तो आए। लेकिन उससे बेहतर एक और ऑप्शन ये है कि निकलना है वहाँ से, तो मेरे ख्याल में आप, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, जिसने भी पहले निकलना है, जिसका वो एडमिशन हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 6 महीने आप अकेले ही हैं। आप इस तरद्दुद में ही ना पड़े कि मैं पूरी फैमिली का वीज़ा इकट्ठा लगवाऊं। बिल्कुल, आप 6 महीने आए, यहाँ पे देखें, सेट हो, आप पार्ट टाइम जॉब करें। यहाँ पे मैंने कुछ हमारे दोस्त आए हैं जो फैमिलीज वाले हैं, उनको अभी उन्होंने तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, उन्होंने डिग्रीज कंप्लीट कर ली हैं, तो वो अब उस प्रोसेस में जा रहे हैं कि जो हम अपनी फैमिलीज को बुलाएं। मुश्किल डेफिनेटली बहुत मुश्किल है कि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, लेकिन कुर्बानियाँ थोड़ी देनी पड़ती हैं। बिल्कुल, वो मतलब आप अगर आपने इकट्ठे भी सारी फैमिली ने आ जाना है तो उस टाइम भी कुर्बानियाँ आपको देनी पड़नी है। तो फिर वो आपकी कुर्बानी ही, सिर्फ कुर्बानी ही नहीं है, वो आपका मेंटल जो है ना, वो, और वो सिर्फ आप ही मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका बच्चा भी होगा। बिल्कुल। और बच्चे जब इस एज में मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो वो बड़ा वो स्टिग्मा रह जाता है एक माइंड पे बड़े लंबे अरसे के लिए। तो बेहतर यही है कि फैमिली बहुत मुश्किल है और नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी फैमिली को वहाँ छोड़े, 6 महीने 8 महीने यहाँ आए, यहाँ सेट हो, अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढें या आपकी फील्ड की जॉब मिलती है, जो भी मिलती है, थोड़ा सेट हो जाएं, थोड़ा आप भी देख लें एनवायरनमेंट को, आपको पता चल जाए सिस्टम कैसे चलता है और माहौल कैसा है, फैमिली से रिलेटेड कैसा, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड जहाँ जब फैमिली भी आती है तो बच्चे ने स्कूल में भी जाना है, वो छोटा है तो आप शायद उसको डे केयर में भी डाल देंगे, तो उन चीज़ों को भी आपको थोड़ी समझ आ जाए 6 महीने 7 महीने कि मैंने उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैंने उन कल्चरल डिफरेंसेस को कैसे अपनी फैमिली को वो शो करवाना है और उनको समझाना है कि हमने किस तरह इंडल्ज होना है इस कल्चर में। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको, आप सेट हो जाएं, उनको माशाल्लाह 6-8 महीने बाद बुलाएं, आराम से आप फैमिली यहाँ पे कैरी ऑन करें। ठीक है, आई होप वो लोग जिनके इस हवाले से कंसर्न है कि हमने अकेले मूव होना है या फैमिली के साथ मूव होना है, तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर हो गया होगा। और इसका मकसद बेसिकली ये नहीं है कि आपने यही चीज़ करनी है, कोई पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं है, ये ज़ाहिर है उसका एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पे चीज़ें हमने देखी हैं, तो इस वजह से ये बात कर रहे हैं कि बजाय इससे कि आप ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं कि जहाँ पे बंदा अपना मेरे ख्याल से गुजारा फिर भी कर लेता है, बिल्कुल ओखे सोखे हो, वो एक आइडियल सिचुएशन है कि आप अकेले आए हैं। बिल्कुल, लेकिन फैमिली के साथ फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। ले मजोका साहब, इस वाले क्वेश्चन के बाद ना, ये जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो लोगों ने नीचे प्रॉबली लिख रहे होना है या सोच रहे होना है कि आप तो बैठे हुए ने बाहर तो दूजिया कह रहे हैं कि ना आओ। पहली बात तो ना वाली तो बात की नहीं है, एक डिफरेंट सिचुएशंस बताई हैं आपको कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। तो ज़रा इस हवाले से बताएं कि जो आवाम अभी ये कह रही होगी कि खुद तो बैठे हो बाहर और दूसरों को कह रहे हो कि ना आए, क्या सीन है? ना आने वाली तो बात ही नहीं है, वो अगर मैं और आप ना कर भी देते हैं ना, अगर किसी ने आना है तो उसने आना है, वो चाहे इस कंट्री में आए या चाहे किसी और कंट्री में चला, यूरोप में चला जाए या
अमेरिकाज में चला जाए, ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसने अगर निकलना है तो उसने निकलना है। लेकिन हम तो सिर्फ सिचुएशन बता सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो इस टाइम क्या है और जब हम आए थे क्या थी और हम किस सिचुएशन में आए थे। मैं 2016 में आया था, मैं फ्रेश ग्रेजुएट था। 2015 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। राइट आफ्टर द डिग्री कंप्लीशन मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कि मैंने निकलना है, मैंने पाकिस्तान में नहीं रुकना। मेरा पहला ऑप्शन जर्मनी था, लेकिन वही हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट का इशू था। 10,000 यूरो आपने उस टाइम, अभी तो अब वो तो डबल से ट्रिपल मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया होगा, मुझे तो नहीं पता अब क्या सिचुएशन है जर्मनी में। लेकिन ब्लॉक अकाउंट का इशू था। जर्मनी मेरी पहली प्रेफरेंस थी, मेरी काफी सारी फैमिलीज वहाँ रहती हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ब्लॉक अकाउंट नहीं था, पैसे नहीं थे, तो कंसिडर किया। फिनलैंड को एजुकेशन फ्री थी और सैचुरेशन नहीं थी, इतने लोग नहीं थे यहाँ पे। और अब तो ना सिर्फ पाकिस्तान से इतने लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया तो डेफिनेटली हर जगह पे काफ़ी इंडियंस है, और फिर बांग्लादेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका से इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जो पहले जब मैं आया था तकरीबन 2 से 3 लड़के थे हमारे सेशन, बहुत कम होते थे, और अब वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कमिंग एवरी ईयर। सो ये चीज़ माइंड में के सैचुरेशन हो रही है। फिनलैंड में भी आपको बहुत ज्यादा वो लोग नजर आते, इतने लोग पहले नजर नहीं आते थे हमारे अपने एशियंस, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। तो हम वो सिचुएशन आपको बता सकते हैं कि जी सिचुएशन टफ है, थोड़ी नहीं काफी टफ है, और पार्ट टाइम जॉब्स के रिलेटेड भी काफी टफ है। अगर आप मेंटली तैयार हैं तो आए, मोस्ट वेलकम। हम तो नहीं रोक सकते, और हम बस बता सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि होता ऐसे भी है ना कि मैं देखता हूँ कई लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी क्लियर इंफॉर्मेशन या जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बताई जाती हैं तो फिर परसेप्शन ये हो जाता है कि डीमोटिवेट कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि कोई बताता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर बताया जब जाए तो क्योंकि हमने तो रियलिटी बतानी है ना, कोई ऐसी बात तो करनी नहीं है कि हम मलाई लगा के बैठे रहें। क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन के हवाले से भी बताया कि जब वो आया तो उस टाइम पे ट्यूशन फी तो पे नहीं करनी पड़ी, वो तो चक्कर ही कोई नहीं था, अपने सिर्फ खर्चे मैनेज करने थे। तो वो उसमें भी कई दफा इतनी मुश्किल आ जाती थी कि यार अच्छा आज मैनेज, इस दफा मैनेज नहीं हो रहा तो अगले महीने जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब अगर हमें या इसको भी ये पता हो कि भाई मैंने 12,000 यूरो साथ 1 साल की ट्यूशन फी पे करनी है, तो फिर बड़ा मुश्किल डिसीजन हो जाए इस चीज को लेना, खास तौर पे एक मिडिल क्लास फैमिली। बिल्कुल, अगर आप मिडिल क्लास, और अब तो मिडिल क्लास फैमिलीज की और सिचुएशन काफी टफ होगी। इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उस वजह से काफी टफ है हालात, और आपको वो मल्टीप्लाई, वो जब हम आए थे 1 यूरो 116 के 115 का, बिल्कुल, उसको अब आप 303 304, और पता नहीं क्या सिचुएशन हो आगे। तनख्वाहें तो लोगों की वही हैं, वो वहीं पे वहीं पे है, वो उधर ही रुका हुआ है, और बाकी सारी चीज आप 200% उसको वो आप कर दें। बिल्कुल, तो वो सिचुएशन, मतलब उस टाइम अगर आपने कितने तकरीबन कोई 8-9 लाख की आपने स्टेटमेंट शो करनी बनती थी, और अब वो ही देख लें कि वही चीज आपको तकरीबन 20-22 लाख आपने वो शो करनी है, और पाकिस्तानी रुपया वहीं पे है, आपकी जो आमदन है वो भी वहीं पे है। तो आपने वो सेम वो 3 गुना पैसे आपने शो करने हैं, वो काफी टफ है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीरीज जो मैंने अभी स्टार्ट भी की हुई है, जिसमें मैं डिफरेंट लोगों के जो पर्सपेक्टिव हैं और जो जर्नीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका भी बेसिकली मकसद यही है कि हर बंदे की डिफरेंट सोच होती है, हर बंदे के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। वैसे तो मोर ऑफ अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस काइंड ऑफ सिमिलर ही है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब स्टिल लोगों को करनी पड़ती हैं। लेकिन मकसद ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक डिफरेंट किस्म की सोच अगले बंदे के सामने आ जाती है, तो आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रखनी है, और फिर आप अपनी सिचुएशन को आप बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। हम यहाँ की सिचुएशन को जानते, हम वो आपको बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, और हमेशा पॉजिटिविटी, मेरा ये है कि लाइफ में पॉजिटिविटी हो तो वो अच्छा है। बिल्कुल पॉजिटिव होके देखें, और अगर आप देखते हैं और अपनी सिचुएशन खुद बेहतर इंसान वो सोच सकता है, समझ सकता है। अगर आप समझते हैं कि जी मैनेज हो जाएगा तो बिस्मिल्लाह करें और आ जाएं। बिल्कुल। चलें जी, काफ़ी गपशप लग गई है। जोका साहब, एंड पे अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें आवाम को, अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली तो ये सिचुएशन चल रही है ना कि मार्च है,
तो मार्च में मिड में या एंड में या फिर अप्रैल में मोस्टली जाके यूनिवर्सिटी की तरफ से जो खास तौर पे मास्टर्स के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ फिनलैंड में उनको फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन आना शुरू होती है कि आपका एडमिशन हुआ है, क्या स्कॉलरशिप की सिचुएशन है। तो उस फेज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी कुछ अगर आप बताना चाहें चंद चीज़ें कि क्या करना चाहिए। अभी जो इस टाइम सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एडमिशन अप्लाई करके छोड़ दिया है और मतलब जस्ट अप्लाई करना था। अगर आपका प्लान है, आपने आना है, तो सबसे पहली जो चीज़ है आपने माइंड में रखनी है कि आप ऑलरेडी उसको प्लान कर लें। जो आपका स्पॉन्सर है उस चीज़ को आप देख लें, वो आप उसकी प्रॉपर मनी ट्रेल होनी चाहिए और उसका प्रॉपर इनकम सोर्स होना चाहिए जो आप ऑन द पेपर शो कर सकें। विद पेपर आपने प्रूव करना है। और फिर आपकी अपनी अभी से आप बैंक अकाउंट नहीं है तो ओपन करवा लें। 4-5 महीने वो भी मतलब इतना हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। इट डजेंट मैटर वो आपका फ्रेश भी हो तो कोई नहीं मसला, 1 हफ्ता पहले भी आप ओपन करवाएं तो इट्स नॉट एन इशू। बस ये है कि प्रॉपर मनी ट्रेल के थ्रू वो पैसा आपके स्पॉन्सर से आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट है। वो बड़े इश्यूज हैं मेरे ख्याल में, अब वो बहुत कम आती हैं या वो मिलती नहीं है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। या कुछ जो भी, मुझे नहीं पता आप क्या सिचुएशन है, देखते रहे। मेरे ख्याल से आजकल देखते रहें। बड़े वो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं जिसमें ना वो ओपन करते हैं, तो आप वो चीज़ माइंड में रखें कि वो इन टाइम आप वो ले लें। फिर जो तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम मैं समझता हूँ कि जो आपको यहाँ आने के बाद हेल्प आउट करेगी, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास नहीं है तो फौरन ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें आज ही अभी। अगर नहीं भी आना तो डजेंट मैटर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस शुरू करें। वो काफ़ी मेरे ख्याल में पहले तो जब 2016 की बात है 6-7 महीने वो टाइम लग जाता था। अभी मुझे नहीं पता वो कितना प्रोसेस है, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। यहाँ पे फिनलैंड में लॉ है कि वो कन्वर्ट हो जाता है पाकिस्तानी लाइसेंस फिनिश में, और आप जब तक कन्वर्ट नहीं होता विद इन 2 ईयर्स आपने कन्वर्ट करवाना होता है, और 2 ईयर्स तक आप वो पाकिस्तानी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। तो वो एक इसका रीज़न ये है आपको बताने का कि काफ़ी सारी जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो गाड़ी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी है या न्यूज़पेपर डिलीवरी है, या और भी काफ़ी सारी, सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, और भी काफ़ी सारी डिलीवरी की जॉब्स हैं। तो इससे आपका ऑप्शन और वाइड हो जाएगा। और इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, एक तो ये है कि अगर आप आईटी के बैकग्राउंड है आपका तो फिनलैंड इज़ हेवन फॉर यू। काफ़ी आईटी की कंपनीज यहाँ पे हैं, और उसके बाद नेटवर्किंग की काफ़ी सारी हैं जैसे कि नोकिया। और अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है, अगर आप किसी और फील्ड में भी आ रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लें, उसको सीख लें, अच्छी तरह सीख लें। अगर आपके पास यहाँ पे डिग्री नहीं भी है ना, और आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी किसी ना किसी कंपनी में। वो आपसे डिग्री नहीं पूछते यहाँ पे, अक्सर जॉब्स में आपसे वो डिग्री नहीं पूछते, आपकी स्किल्स, आपकी सीवी वो मैटर करती है कि आपकी सीवी पे आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है और आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाए, तो आपको वो दूसरी पार्ट टाइम जॉब्स का वो इशू ही नहीं पड़ेगा, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। आप शायद वर्क फ्रॉम होम भी होता है काफ़ी में, तो आप घर बैठकर आप काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकेंगे ईजिली। एक ये होगी। फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में अब फ्रीलांसिंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए और आप सोच रहे हैं कि आप जा रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग नहीं छोड़नी। वो आपने लेकर अपना जो भी पोर्टफोलियो वो लेकर आना है और उसको चलाते रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि 6 महीने यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको लेकर चलें, वो आपके लिए एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होगा, और आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि जी और कुछ नहीं है तो वो चलेगा। बिल्कुल। और अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करते, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, तो आप अभी से उसमें खुद को एनरोल कर लें, अपनी वो पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपनी वो प्रोफाइल बना लें। तो कुछ ना कुछ आपके जो लिंक्स हैं वो बना लें, जो कस्टमर्स होते हैं वो आप बिल्कुल कर लें कि इतना सिक्योर कर लें कि जी मैं अगले जो 6 महीने या साल या जितना मैं इसको कैरी करूं, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं यहाँ जो अपने हैं वो मैं उसको वहाँ से निकाल लूँ। मेरे ख्याल में यही है।
और फिर ये है कि एक और बड़ी एडवाइस है यहाँ आने के बाद, जो मुझे एक बुजुर्ग ने मेरे ने बोली थी कि जो अपनी रूट्स हैं उसको नहीं भूलना। जो जहाँ जिस जगह से आप उठ के आए हैं ना, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। ये चीज़ अब अगर आपके माइंड में रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। आप किसी भी, वो कहते हैं ना, वो घोड़े के वो लगाया होता है उन्होंने कि वो सीधी एक रास्ते सिराते मुस्तकीम पर ही चलेगा। तो ये चीज़ जब आपके माइंड में रहेगी तो आप सीधा चलेंगे और सब खैर होगी। मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जितनी भी एडवाइस दी है ना मजोका साहब ने, ये सारी बड़ी ज़बरदस्त हैं। ख़ासतौर पे एक तो ये लास्ट वाली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलनी है। यहाँ का माहौल टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू जिस माहौल से हम आते हैं। तो आपका डायरेक्शन जो है ना सही होना और अपने आप को ट्रैक पे रखना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कल्चर बहुत ओपन है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ की आज़ादी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे कैरी करना। बिल्कुल। और जोकर साहब, ये जैसे जो आपने प्रोग्रामिंग और फ्रीलांसिंग वाली बात की है ना, आई थिंक शायद ये हमने अपने टाइम पे मिस की है, बड़ी मिस की है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये किसी ने ज़रा थोड़ा स्ट्रांगली हमें कह दिया होता ना, हमें तो कोई था भी नहीं उस टाइम गाइड। बिल्कुल, उस तरह इस तरह इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो ऑफ कोर्स फिर मेरा ज़ाहिर है इस हवाले से मकसद भी यही था कि अब जो आने वाले लोग हैं उनको फिर ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे दी जाए, क्योंकि बाद में फिर हमने ये रियलाइज़ भी किया कि मतलब तकरीबन 1 साल लग जाता है आपका फिनलैंड का सारा प्रोसेस करते हुए। तो अगर मैंने ठान लिया कि मैंने फिनलैंड जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, तो उस टाइम तक वहाँ जाने के लिए मैं प्रोसेस तो अपना कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी मैं करता रहूँ। तो यू नेवर नो के मतलब कुछ तो सीखोगे ना 6-8 महीने में। और अगर आप यहाँ नहीं भी आते तो वो आपका वहाँ पे भी शायद बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, काफी सारे अब तो वो सॉफ्टवेयर हाउसेज ओपन हो गए हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल तो मेरे ख्याल से आपने सीखना है, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे फिर भी थोड़ी सी लिमिटेशन थी कि शायद सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, मतलब स्मार्टफोन वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे हमारे पास। मैं तो जब फेसबुक के कुछ चंद एक ग्रुप थे उस टाइम, ये PSA फिनलैंड था या कुछ 1-2 और ग्रुप्स थे, तो हमें उससे कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। अब तो इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लो हो गया है, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया, बिल्कुल। तो अब ये है कि अब आपने वो सही वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से खुद ढूंढनी है, बिल्कुल पकड़नी है। बिल्कुल। चलें जी मजोका साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आवाम को अपना जो सारा एक्सपीरियंस है और जो जर्नी है वो शेयर की। आई होप के लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी और कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगेन मकसद यही है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने लेके आऊँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो थैंक यू अगेन। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।